हेलो हेलो सर वैस, मेरे लैपटॉप के अंदर कोरोना वायरस आ गया है। अब मैं बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे लूँगी? हेलो मिस, इट्स ओके। कोरोना वायरस हमारी ऑनलाइन क्लासेस को नहीं रोक सकता। मैं आपको दूसरा लैपटॉप भिजवा देता हूँ, लेकिन हम बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। ओह दैट्स ग्रेट आइडिया सर। ओह अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आ गए आप सब। आज दोबारा से एक और न्यू टॉपिक के साथ में आई हूँ। और लैपटॉप ख़राब हो लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेरे साथ बोलिए, ज़ूम इन। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले हर चीज़ के बारे में बता दिया और इंसान को इस दुनिया में छोड़ दिया ताकि वो इन चीज़ों के बारे में ढूंढे, सर्च आउट करे, क्वेश्चनिंग करे। जैसा कि सूरतुल मोमिनून में आया नंबर 12 के अंदर ह्यूमन क्रिएशन के बारे में बताया, इसी तरीके से सूरह अंबिया में आया नंबर 30 के अंदर बिग बैंग थ्योरी और ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया। फिर इसके अलावा सूरह यासीन में आया नंबर 36 के अंदर सेक्सुअल पेयर्स के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए, भले वो पौधे हों या एनिमल्स हों। फिर इसी तरीके से और दूसरी कुरानिक आयात हैं। हर कुरानिक आया में, हर सूरे में किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें डिटेल में बता दिया गया। हर चीज़ की शिफा कुरान के अंदर रखती गई। बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो कुरान के थ्रू सर्च आउट करके निकाली गई हैं। अब सवाल ये आता है कि आज हम इन चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग पहले ज़माने में मौजूद थे और अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू चीज़ों के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं, न्यू डिस्कवरीज निकाल रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर बायोलॉजी की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, कौन से ऐसे फेमस लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर बहुत काम किया, कंट्रीब्यूशंस हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी आउट करेंगे। एक्चुअली बायोलॉजी के ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वो है यूनानी, यानी कि ग्रीक, और उनमें से ही एक फ़िलासफ़र है एरिस्टोटल जिनको कहा जाता है। हमने प्रीवियस अपनी क्लासेस के अंदर भी स्टडी आउट किया है और मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु एक ग्रीक फ़िलासफ़र था और इसने जो सबसे ज़्यादा काम किया था, काम स्टार्ट किया था बायोलॉजी के अंदर, वो था स्पीशी की क्लासिफिकेशन, यानी कि इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया था सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर। जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनमें बहुत ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ थी उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रख दिया गया। तो ये पहला ग्रीक फ़िलासफ़र था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशी के ऊपर काम किया और इसने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, और ये बुक थी डिफरेंट एनिमल्स की हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा, क्लासिफिकेशन के ऊपर आपने सुना होगा एक और बायोलॉजिस्ट ने भी काम किया था, एक स्वेटिश बॉटनिस्ट था, उसका नाम था कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस ने जो काम किया था उसने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे काम किया था, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी आउट करेंगे। लिनेयस ने बताया था, या इसने जो बायोलॉजिकल नेम होता है कि किसी भी एनिमल का एक नेम जो है वो दो हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट करता है, जीनस और स्पीशी। तो इसने इन चीज़ों के बारे में बताया था जिनको हम आगे की क्लासेस में स्टडी आउट इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा जो है थियोफ्रेस्टस आ जाते हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया था, दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। और थियोफ्रेस्टस ने बेसिकली काम किया क्या था, इसने सेक्स डिस्कवर किए थे प्लांट्स के अंदर, के प्लांट्स के डिफरेंट सेक्सेस होते हैं। कुछ प्लांट्स में एक ही बॉडी के अंदर सेक्सेस पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स में डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर सेक्सेस पाए जाते हैं। ग्रीक फ़िलासफ़र्स जो थे और ग्रीक जो बायोलॉजिस्ट थे, उनके बाद जो है वो रोमन लोग आए और रोमन्स ने भी थोड़ा बहुत काम किया बायोलॉजी के ऊपर। उसके बाद जो है वो मुस्लिम्स बायोलॉजिस्ट आए। अच्छा, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट के अंदर जिन्होंने सबसे पहले काम किया और जो पहले फर्स्ट मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे वो थे अब्दुल मलिक असमाई। अब्दुल मलिक असमाई ने काफ़ी जो है वो बायोलॉजी की फील्ड में काम किया। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में उनकी बुक्स जो है वो काफ़ी सारी हैं, जिनमें अल-खील है और इसके अलावा अल-इबील है, अल-वहूश है, अस-शाह है। एक्चुअली ये जो नाम दिए गए ये
एनिमल्स की बेस पे दिए गए। अलखील जो थी वो बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉर्सेस के ऊपर थी। अल इबील जो है वो कैमल्स के ऊपर थी। अल वहूश जो है वो शीप्स के ऊपर थी। अशा जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर थी। और एक फिर इनकी एक काफ़ी मशहूर बुक है खलकुल इंसान। खलकुल इंसान जो है वो उनकी सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस बुक जो है वो कंसिडर की जाती है। दैन एक और मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जाबिर बिन हयान। इनको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री और इन्होंने काफ़ी काम किया है केमिस्ट्री की फील्ड में भी और बायोलॉजी की फील्ड में भी। जाबिर बिन हयान ने जो है वो बुक्स लिखी थी जिनमें अल नबातात सबसे फेमस है। अल नबातात जो है वो प्लांट्स के ऊपर है और अल हैवान जो कि एनिमल्स के ऊपर जो है वो लिखी गई। दैन अली बिन रब्बान तुबरी एक और मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने एक बुक जो है वो लिखी थी जो कि काफ़ी फेमस है और आज तक बहुत सारी मेडिकल फील्ड्स के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है। फिरदौसुल हिकमा। हिकमा का वर्ड हिकमत से निकला है। तो बेसिकली ये बुक जो है वो मेडिकल साइंसेस के ऊपर थी। डिफरेंट मेडिसिन्स के बारे में इस बुक के अंदर जो है वो बताया गया। बिन रब्बान तुबरी जो है वो फ़िलासफ़र होने के साथ साथ अपने वक्त के एक बहुत बड़े स्कॉलर भी माने जाते हैं और इन्होंने फ़िलासफ़ी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की डिफरेंट फील्ड्स में आर्टिकल्स भी लिखे। लेकिन जो सबसे फेमस बुक इनकी कंसिडर की जाती है दैट इज़ फिरदौसुल हिकमा जो कि मेडिसिन्स के ऊपर लिखी गई। अनदर मुस्लिम बायोलॉजिस्ट अबू उस्मान उमर अल जहीज़, इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसका नाम है अल हैवान और हैवान का वर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। इस बुक के अंदर बेसिकली इन्होंने 350 स्पीशी एनिमल्स की मुख्तलिफ स्पीशी के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें आंट्स को सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी और आंट्स की लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताया। फिर दो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट आते हैं जो कि अपने वक्त के रिनोन हकीम कंसिडर किए जाते हैं और सर्जन्स कंसिडर किए जाते हैं ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जो मुस्लिम पीरियड था उस दौरान। अल फराबी और अबुल कासिम अल जहरावी, ये दो ऐसे मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं जो उस वक्त के फेमस हकीम और सर्जन्स कंसिडर किए जाते थे। अल फराबी जो है वो बेसिकली दो वेल नोन बुक्स के ऑथर भी हैं जिनमें किताब नबातात, और नबातात का वर्ड मैंने आपको बताया जैसे कि प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, और किताबुल हैवानात जिसमें इन्होंने भी एनिमल्स के ऊपर जो है वो स्टडी करके एक बुक जो है वो लिखी थी। जहरावी वॉज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स जमा हो जाते हैं उसको रिमूव करने में माहिर थे। यूरिनरी ब्लैडर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है जहां पर हमारा यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और अगर ज़्यादा देर तक उसको स्टोर रखा जाए तो स्टोन्स फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो जो स्टोन्स वहाँ पर अगर स्टक हो जाते हैं किसी पेशेंट में तो उसको रिमूव करने में जहरावी अबुल कासिम अल जहरावी जो है वो बहुत फेमस कंसिडर किए जाते थे। एक और मुस्लिम बायोलॉजिस्ट है जो कि काफ़ी मशहूर मैथमेटिशियन कंसिडर किए जाते थे जिनका नाम है इब्नुल हैतम। इन्होंने फिज़िक्स में यानी एस्ट्रोनॉमी पर भी काफ़ी जो है वो काम किया और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी जिनमें बायोलॉजी में जो बुक सबसे ज़्यादा फेमस कंसिडर की जाती है वो है किताबुल मनाज़िर और मिनाजुल हिकमा। इसके अलावा इब्नुल हैतम जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हुए उनमें है फिनोमेना ऑफ विजन। एक्चुअली ये वो वाहिद मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यूनानियों के फिनोमेना को गलत साबित किया और एक सही प्रोसेस ऑफ विजन बताया। इन्होंने ये बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज़ पर लाइट टकराती है तो वो लाइट टकरा कर अगर आपकी आई में जाती है तभी आपको इमेज नज़र आता है, और वो इमेज आपकी ब्रेन में बनता है तो हमारा ब्रेन भी हमारी आई से कनेक्टेड है। इसके बाद एक और बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है अबू अली सीना। अबू अली सीना जो है वो अपने वक्त के ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट थे मेडिसिन्स के अंदर, फिजिशियन थे ये, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिजिशियन कंसिडर किए जाते हैं अपने वक्त के। एस्ट्रोनॉमी पर भी इन्होंने काम किया है और इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी जिनमें अल कानून और फिलतिब अल शिफा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ज़ियाउद्दीन इब्ने बेहतर एक और जो है वो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली प्लांट्स के ऊपर स्टडी की। बहुत
दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर गए, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशी को ऑब्जर्व किया, क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ज़ियाउद्दीन इब्न बैतर ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर जो है वो स्टडी की। फिर एक और आते हैं आपके पास मुस्लिम बायोलॉजिस्ट, जिनको नाम दिया जाता है इब्नुल नफीस। इब्नुल नफीस ने जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस को डिफाइन किया, यानी हमारी बॉडी के अंदर खून किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है ब्लड, ये इब्नुल नफीस ने जो है वो बताया। जिसको बाद में जो यूरोपियन बायोलॉजिस्ट थे उनमें भी एक और साइंटिस्ट थे, एक और बायोलॉजिस्ट थे, विलियम हार्वी यूरोपियन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पर काम किया, जबकि मुस्लिम बायोलॉजिस्ट में इब्नुल नफीस जो है उनका नाम दर्ज झेल है। फिर एक और मुस्लिम बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है कमालुद्दीन अल-दमीरी। कमालुद्दीन अल-दमीरी ने एक बुक कंपाइल की जिसका नाम है हयातुल हैवान, जिसमें 1000 मुख्तलिफ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। यानी आप देखें कि पहले मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 300, कुछ ने 350, इस तरीके से और किताबों के अंदर वेरिएशन आती गई। जैसे जैसे स्टडीज़ के बारे में पता चलता गया, न्यू डिस्कवरीज आती गई, तो उनको किताबों की फॉर्म के अंदर, बुक्स की फॉर्म के अंदर कंपाइल कर लिया गया, ताकि आगे आने वाले लोग उसको पढ़ सकें और उन फाइंडिंग्स को जो सर्च आउट की उनके बारे में जो है वो पढ़ सकें। अली बिन ईसा अपने वक्त के वेल नोन आई स्पेशलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ आई के डिजीज़ के ऊपर काम किया और 3 वॉल्यूम्स लिखे, मतलब एक ही बुक के 3 पार्ट्स लिखे, 3 वॉल्यूम लिखे, जिसमें 130 मुख्तलिफ आई डिजीज़ के ऊपर वर्कआउट किया और उसके बारे में लिखा भी। एंड द लास्ट मुस्लिम बायोलॉजिस्ट इज़ अबुल कासिम मरजीती, जो कि ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फेमस कंसिडर किए जाते हैं अपनी बुक्स पर। इन्होंने एनिमल की स्पीशी पर डिफरेंट बुक्स लिखी। ये बेसिकली सारे थे मुस्लिम बायोलॉजिस्ट। उसके बाद यूरोपियन का दौर शुरू हुआ और यूरोपियन जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने काम करना शुरू किया और उनके डिस्कवरीज जो है वो नज़र आने लगी। ये बेसिकली सारे थे मुस्लिम बायोलॉजिस्ट। उसके बाद यूरोपियन का दौर शुरू हुआ और यूरोपियन जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने काम करना शुरू किया और उनके डिस्कवरीज जो है वो नज़र आने लगी। एक्चुअली यूरोपियन बायोलॉजिस्ट ने जब काम किया तो मतलब और ज़्यादा डिजीज़ रेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था और ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके बारे में स्टडीज़ चल रही थी जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जाते। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है वो वजूद में आई। गैलीलियो ने लाइट माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी जो है वो इन्वेंट किया है। तो इसने उसके बाद जो है वो डिस्कवरीज और आती गई, माइक्रोस्कोप के अंदर भी और चेंजेस आती गई। लाइट माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी वजूद में आया। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हो गया उसके बाद डिफरेंट डिजीज़ के बारे में भी पता चला और छोटे छोटी चीज़ों के बारे में भी स्टडी किया जाने लगा। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की डिस्कवरी जो है वो वजूद में आई, क्योंकि आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो रॉबर्ट हुक जो था उसने सेल को डिस्कवर किया और ये बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर किसी के अंदर ये पाया जाता है जो लिविंग हो। उसके बाद डिस्कवरीज आती गई। रॉबर्ट ब्राउन एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, जो कि सेल का एक पार्ट है, यानी सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के सेंटर में मौजूद होता है और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही सेल डिस्कवर हुआ तो उसके ऊपर एक थ्योरी आई जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी, जिनको हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे, जो कि दी शील्डिन और शॉन ने। एक जूलॉजिस्ट था तो एक बॉटनिस्ट था, दोनों ने उनके ऊपर डिटेल्ड काम किया और सेल थ्योरी जो है वो डिस्कवर की। फिर इसके बाद लिनियस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी पे काम किया। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उसके बाद एक और यूरोपियन बायोलॉजिस्ट हैं लुइस पेस्चर। लुइस पेस्चर ने जो है वो ये डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। इसने ट्यूबरक्यूलोसिस पे बहुत काम किया। ट्यूबरक्यूलोसिस बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लंग्स जो है वो आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है और ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है जिसको नाम दिया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि लुइस पेस्चर ने डिस्कवर किया। जैसे ही डिजीज़ के बारे में पता चलने लगा, मेडिसिन के ऊपर भी काम होता रहा साथ साथ। तो जे लिस्टर एक और यूरोपियन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एंटीसेप्टिक्स के ऊपर काम किया। एंटीसेप्टिक जो कि बॉडी के अंदर सेप्टिक होने से रोके, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो जहर ना फैले, सेप्टिक ना फैले, तो एंटीसेप्टिक्स वहाँ लगा दिए जाते हैं ताकि आपका वो ज़ख़म जो है
वो टॉक्सिक ना हो जाए। आयोडीन और कार्बोलिक एसिड्स इसने यूज़ किए थे एंटीसेप्टिक्स के तौर पर। जैसे अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो पायोडीन एक सोल्यूशन आता है, एक मेडिसिन आती है, यूज़ किया जाता है, वो भी एक एंटीसेप्टिक जो है वो कंसिडर किया जाता है। देन फिर आते हैं आपके पास एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का मेथड बताया था। वैक्सीनेशन क्या है बेटा? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आने वाली बीमारियों से। जब बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो उसको इंजेक्शंस लगते हैं, उसकी वैक्सीनेशन होती है ताकि उसको आगे आने वाली बीमारियों से बचाया जाए, भले वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो। तो वैक्सीनेशन का मेथड हमें प्रिवेंट करता है डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीनेशन बनाई थी, वो जिस बीमारी के ऊपर बनाई थी वो थी स्मॉल पॉक्स। उसने उसके ऊपर काम किया था, और जैसे ही एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया, उसके बाद आने वाले वक्तों में डिफरेंट वैक्सीनेशन जो है वो डिस्कवर हुई। जैसे आपको पता है अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी। जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनेगी तो उसकी भी वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपको पहले से प्रिवेंट किया जा सके उस बीमारी से। फिर आते हैं आपके पास चार्ल्स डार्विन। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूरोपियन बायोलॉजिस्ट। चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशी। आज भी इसको जो है वो पढ़ा जाता है, और इन्होंने काम किया था एवोल्यूशन पर। इन्होंने एवोल्यूशन पर बहुत काम किया, और ये ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो है वो आज तक मानी जाती है। इन्होंने एवोल्यूशन पर डिफरेंट थ्योरीज भी दी थी, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास एक और आ जाते हैं यूरोपियन बायोलॉजिस्ट ग्रीगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। हमने जेनेटिक्स की ब्रांच को प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो इन्होंने डिफरेंट लॉज दिए थे जेनेटिक्स पर, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आपके पास आ जाते हैं लास्ट। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे हैं और भी बायोलॉजिस्ट, बट हम इनको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने मॉडल दिया था डीएनए का। डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। डीएनए के अंदर हमारे आधे कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं, आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि वो मटेरियल जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिला है। वाटसन और क्रिक ने दोनों ने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, और किस तरीके से वो बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें वाटसन एंड क्रिक ने काफ़ी डिटेल्ड में बताई थी। वाटसन एंड क्रिक के इस मॉडल को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एक टेक्निक के ज़रिए। उस टेक्निक का नाम है एक्सरे डायफ्लेक्शन, और उस टेक्निक को यूज़ करके इन्होंने डीएनए के मॉडल को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। इस तरीके से और बहुत सारे और यूरोपियन बायोलॉजिस्ट हैं, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने काम किया बायोलॉजी की फील्ड में। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स पर काम कर रहे हैं, साइंस की डिफरेंट फील्ड्स पर काम कर रहे हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। चलिए थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सा वो यूरोपियन बायोलॉजिस्ट है जिसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया? बताइए। सोचिए सोचिए। जी हाँ, वेरी गुड, विलियम हार्वी। अच्छा, अब ये बताइए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? चले मैं आपको चॉइस देती हूँ, मेंडल को या डार्विन को? जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, अब ये बताएं कि फिरदौसुल हिकमा किस मुस्लिम बायोलॉजिस्ट की बुक है? नो, नॉट अब्दुल मलिक अस्माई। और सोचिए थोड़ा। ये वेरी गुड, अली बिन रब्बान तुबरी। जी हाँ, अली बिन रब्बान तुबरी वो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फिरदौसुल हिकमा लिखी। अच्छा, ये बताएं कि कौन से मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं जिनको आई स्पेशलिस्ट कंसिडर किया जाता है? बुअली सीना, अली बिन ईसा, या फिर इब्नुल हैतम? जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज अली बिन ईसा। वेरी गुड। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और देखते रहिए MB डायरीज। तब तक के लिए बाय।